आज शुरू करते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम है अवतरण चिन्ह। सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कि उद्धरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या अवतरण चिन्ह निम्न में से किसको कहते हैं। तो आप आराम से इसको पहचान लेंगे। उद्धरण चिन्ह आपका एक ये होता है, एक ये, यानी दो प्रकार का होता है, एक एकहरा और एक दोहरा। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसके दो रूप हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले हम एकहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पंक्ति कहती है कि किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, या लेखक या कवि का नाम दिखाने के लिए, या किसी शीर्षक को दिखाने के लिए, या पुस्तक का नाम दिखाने के लिए, समाचार पत्र का नाम दिखाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम एकहरा चिन्ह लगाते हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने वर्णों पर एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया था। जैसे मान लो हमने कहा था र का रूप, तो हम इस तरह से लिख रहे थे ना, तो हम इस र को अलग से दिखा रहे हैं, मतलब विशेष तौर से इसको दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे थे। जैसे मान लो हमने एक शीर्षक लिखा, शीर्षक है पूस की रात। अब ये शीर्षक हमने अगर किसी चीज से बताया कि हम अगर ऐसे कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात वो बहुत अच्छी है, तो जहां हमने पूस की रात लिखा वहां पे हमको इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्या है, टाइटल है, एक शीर्षक है। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो अगर हम इसके रचनाकार जो जिन्होंने लिखा है इसको, उसके लेखक का अगर नाम देते हैं कि पूस की रात कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, तो हम प्रेमचंद अगर लिखते हैं तो हम उस पर भी एकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो उतार लीजिए, हम किसी वर्ण को अलग से दिखा रहे हैं, कोई टाइटल दिखा रहे हैं, किसी का नाम दिखा रहे हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब नाम का मतलब ये मत समझना हमने वाक्य लिखा कि मोहन आम खाता है तो आप मोहन का नाम दिखा दें, ये भी तो नाम है, ऐसा नहीं। किसी लेखक या किसी प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में जब विशेष व्यक्ति यानी विशेष स्थिति की हम बात करेंगे तब। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह हमारा क्या होता है? जब हम कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो वहां इसका प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन का मतलब डायरेक्ट स्पीच जिसे आप बोलते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष कथन में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई कहावत हमने बताई है, कोई सेंटेंस दिया है कि इस तरह की कहावत है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। और प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियों का मतलब कैसे? जैसे मान लो हम कहें कि आज हमें फिर से किसी ऐसे नेता की ज़रूरत है जैसा कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये क्या है, एक प्रसिद्ध कथन है, तो इसको हम डबल में बंद करेंगे। तो इस तरह से प्रसिद्ध पंक्तियां या कहावतें, जैसे कहें कि किसी ने अच्छा ही कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, तो ये क्या हो गया, प्रसिद्ध पंक्ति हो गई। तो इसको आप उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। तो लिखो यहाँ पे उदाहरण पे, तो पहला सेंटेंस तो यही लिखो, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उठो के बाद ना कॉमा भी लगाना है हमें। ठीक है, तो लाइफ में इस बात को ध्यान रखा करो, जब आलस आए ना तो याद रखना है इस चीज को। दूसरी पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष कथन का अगर हम यहाँ पे कहते हैं तो देखो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा प्रत्यक्ष कथन है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। सक्सेना ने कोई बात कही है, उसको हमने इस तरह से दिखाया है जैसे उसने कहा, तो इसको हमने उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। तो हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप समझ गए। जब हम कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो जैसे आप परिभाषा लिखते हैं वहां पे उसको हमेशा बंद करा करिए। प्रत्यक्ष कथन दे रहे हैं तो, और अगर कोई कहावत या प्रसिद्ध पंक्ति लिख रहे हैं तो वहां पर इस डबल का प्रयोग करेंगे। और एकहरा कहाँ होगा, वो छोटे छोटे शब्दों के लिए होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस पे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये भी अल्प विराम के बाद हमारा जो चिन्ह है योजक चिन्ह ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना अल्प विराम हमारा अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, वैसे ही योजक चिन्ह भी हमारा बहुत अधिक जगह पर प्रयोग होता है। इसके नाम है, योजक चिन्ह को हम संयोजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं।
योजक और संयोजक। इसी चिन्ह को हम सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सामासिक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो सामासिक का मतलब क्या होता है, समास में प्रयोग होने वाला। तो जो हमारा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के अंदर ये चिन्ह हमारा पाया जाता है बहुत मात्रा में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच होगा। अब एक एक करके मैं उदाहरण आपको लिखवा रही हूँ, यहाँ साथ में उदाहरण लिखे हुए हैं, जो जौन सा पॉइंट आ रहा है उसके सामने वो लिख लेना। जब हम बात करते हैं विपरीतार्थक शब्द की, तो विपरीत का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो हमें ये पता चलता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग अगर हम दो विलोम शब्द एक साथ प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में होगा। जैसे मान लो हमने कहा रात दिन, तो इनके बीच में इसका प्रयोग हो गया। हमने कहा लाभ हानि, तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम हैं, विपरीतार्थक हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब चाहो तो आप ये जो बीच में लगाएंगे योजक चिन्ह, इसको दूसरे कलर से लगा सकते हैं क्योंकि अभी इसी को पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसके नीचे रेखांकित कर लें, अंडरलाइन, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों। अब इस पॉइंट को समझो, जिन पदों के दोनों पद प्रधान का मतलब क्या होता है, पूरक शब्द, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो पूरक शब्द, इसके साथ ये जो यहाँ पे दिया है यहाँ लिख लो पूरक शब्द। अब पूरक शब्द कैसे होते हैं, पूरक शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। जैसे मान लो हम कहें लोटा डोर, कुएं से पानी निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, लोटा की या डोर की, तो दोनों की। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, यहाँ पर पूरक हैं। तो जैसे ही हम लिखेंगे लोटा डोर, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे के लिए माँ जरूरी है या पिता, दोनों। तो जब हम जैसे शब्द लिखते हैं माता पिता, अब ध्यान रखिएगा माता पिता वो शब्द युग्म है जो लिंग के आधार पर विलोम भी है और आवश्यकता के आधार पर पूरक भी है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों आते हैं, दोनों गुण आते हैं, विलोम का भी और पूरक का भी। इसके बाद आता है जिनमें और लुप्त हो, यानी ऐसे पद जिनके बीच से हम और हटा देते हैं। तो किस तरह से, जैसे अब देखो यहाँ पे इसके सामने लिखना, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं राम और लक्ष्मण, आपने अक्सर इस शब्द को देखा होगा, राम और लक्ष्मण सुना होगा। तो हम इस शब्द को जब लिखते हैं तो हम इस और को हटाकर क्या लिख देते हैं, राम लक्ष्मण लिख देते हैं। और जब राम लक्ष्मण लिखते हैं तो इसके बीच में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं, समझ गए। अब ध्यान देना, ये वाला चिन्ह और वो वाला चिन्ह दोनों अलग अलग हैं जो मैंने लगाया। ये लंबा लगाया गया है, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, और योजक चिन्ह छोटा होता है इससे, ठीक। इसी तरह से अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है सहचर शब्दों के बीच। सहचर का मतलब होता है साथ आने वाले, जो एक शब्द के साथ आने वाले शब्द हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि अगर मान लो आप खाली बैठे हो तो मैं कहूंगी अरे कुछ पढ़ लिख लो, तो पढ़ के साथ लिखना एक शब्द आ गया, तो आप इसे भी सहचर शब्द कह सकते हैं। या हम जैसे पूछते हैं कुछ काम धाम नहीं है क्या, तो काम के साथ धाम शब्द जो आया है इसको हम सहचर शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें तन मन धन से चाहता हूं, तो तन मन धन ये तीनों क्या है, एक साथ आ गए। तो इन शब्दों को जब हम लिखते हैं तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तन मन धन, काम धाम। इसी तरह से शब्द आपने देखा होगा, कहते हैं तुम ये काम अपनी समझ बूझ से करना, तो समझ बूझ, समझ के साथ आने वाला शब्द बूझ शब्द जो है ये सहचर शब्द के रूप में आता है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आया है दो संयुक्त क्रियाएं जो एक साथ प्रयोग होती हैं। तो दो संयुक्त क्रियाएं कैसे, जैसे हम कहते हैं दादाजी चलने फिरने लगे हैं, तो चलना फिरना ये दो क्रियाएं हैं, और ये दो क्रियाएं जब हम लिखते हैं तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखो, जहां क्रियाएं दिया हुआ है संयुक्त क्रियाएं, उसके आगे लिखना है, जैसे चलना फिरना, चलना फिरना।
जैसे कहते हैं हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो पढ़ना लिखना, दो क्रियाएं आ गई, इनके बीच में हम प्रयोग करेंगे। बच्चा हर समय खेलता कूदता रहता है, तो खेलता कूदता, तो दोनों क्रिया हैं, दोनों क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको देखने को तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। अगला शब्द आता है, एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग में आया हो। तो जैसे हमने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, तो एक शब्द धीरे शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो धीरे, अब इसके साथ हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे। एक चीज और ध्यान रखिए, कई बार हम इसको इस तरह से कर देते हैं, ऐसे धीरे लिखेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम दो लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा था अभी। तो ये भी तरीका है। इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है कि ये जो धीरे शब्द है ये दो बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना, जैसे शब्द लिख रहे हैं हम बार बार, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लिखते हैं। तो जब हमारा शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आता है तो वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद आगे दिया है कारक चिन्ह के स्थान पर। कारक चिन्ह ये मिटा दूं, तो जहां कारक चिन्ह लिखा है उसके सामने आपको उदाहरण लिखना है। कारक चिन्ह के स्थान पर हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं पद के भेद। आपने ये सुना होगा पॉइंट, हम पढ़ते हैं जब कि पद के भेद, लेकिन हम इसे पद के भेद ना कह के ये जो कारक चिन्ह हमारा आया है इसके स्थान पर हम योजक चिन्ह लगाकर हम क्या लिख देते हैं, पद भेद। ऐसे ही आपने देखा होगा जब कभी रामायण जैसे होती है तो हम कहते हैं कि रावण का वध, आज रावण का वध है, लेकिन हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, इसका योजक चिन्ह हटाकर हम इसे रावण वध कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सा सी से वाला पॉइंट आता है इसको भी देख लो। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ये जो सा सी से है, इनको बात को समझना। अब ये से जो है ये कारक चिन्ह का भी काम करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे ये सा सी से का मतलब होना चाहिए उसके समान। जैसे हम कहते हैं इसके जैसा, ठीक है, तो लगाते हैं। जैसे उदाहरण इसमें लिख लो, एक उदाहरण हम लेते हैं, हम बोलते हैं कि चांद सा मुखड़ा, हमने यहां पे लगाया चांद सा मुख या चांद सा मुखड़ा, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण, रात सी काली, तो इन सी का मतलब क्या आ रहा है, इन सी या सा का मतलब हो रहा है उसके जैसा, समझ गए। या हम कहते हैं वहां कौन सा व्यक्ति खड़ा था, कौन सा व्यक्ति, तो समझ गए इन सब के बीच। अब कभी भी आप जब लिखेंगे लेखन में तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह से। अब ऐसे नहीं, मान लो हमने ऐसे वाक्य लिखा कि मैंने मोहन से कहा कि घर चले जाओ, तो यहाँ मोहन से जो लगा है इससे पहले नहीं लगाना है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि करण कारक और अपादान कारक जब हमारा कारक चिन्ह आ रहा है तो वहां हमें नहीं लगाना है। बाकी जहां पर हमें दिखाई दे कि इसके जैसा, वो वाला अर्थ देते हुए वहां हमको लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी बिल्कुल कैसा होता है, ये हमारे योजक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि योजक चिन्ह ऐसा होता है तो निर्देशक चिन्ह इससे ठीक डबल होता है, बड़ा, ठीक है। इस तरह से याद रखना। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, सबसे पहली चीज जब हमने पढ़ा था उपविराम में, ध्यान रखिएगा, जब उपविराम में संवाद लिखे थे तो वहां जहां हमने उपविराम लगाया था संवाद के अंदर, हम उस उपविराम को हटाकर अब क्या लगा सकते हैं, निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं संवाद में। वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ये आप पहली बार ही इस चीज को पढ़ोगे, देखोगे। वर्तमान हिंदी में इस चिन्ह का प्रयोग इस चीज के लिए नहीं होता, लेकिन ये आपकी परीक्षा में पलट के पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपका 2010-11 तक आता था, उसके बाद ये लगभग
लगभग 7-8 साल बिल्कुल ही नहीं आया, लेकिन अभी लास्ट ईयर की परीक्षा में फिर से आया। उसमें आपको ऑप्शन दिया था, लिख कर छोड़ दिया था और कहा था कि इस वाक्य में कौन सा पद आएगा, कौन सा विराम चिन्ह आएगा, और वहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हुई थी और वो किस तरह का वाक्य आपका आता है वो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी। इसके बाद यह अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए। तो सबसे पहले तो समझो आप, जो हम संवाद की बात कर रहे हैं, एक उदाहरण इसमें लिख लो, 2 वाक्य लिख लो संवाद के लिए कि किस तरह से हम देखेंगे। ये 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य कैसे हैं, 2 संवाद हैं, ठीक है। अनुराग ने पूछा है तुम घर कब चलोगे, विनय ने बताया बस थोड़ी देर में। इन दोनों वाक्यों के बीच, यानी ये जो वाक्य है इसमें हमने पहले लगाया था ये उपविराम वाला, याद आ रहा होगा आपको। तो आप ध्यान रखिए, ठीक इसी के स्थान पर हम इस चिन्ह के अलावा और कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं, निर्देशक चिन्ह। हम इस चिन्ह को लगाकर भी संवाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया। उसके बाद ये उतार लो। उसके बाद एक उदाहरण आता है जो आपको लिखना है, आत्मनिर्भरता ही उन्नति का मूल मंत्र है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो बात कही है वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए पद का विवरण दिया है। पहला पद है आत्मनिर्भरता, इसके बाद हमने इस चिन्ह का प्रयोग करके इसको थोड़ा फैला कर लिखा, अपने ऊपर भरोसा, ये बताने की कोशिश की है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या, अपने ऊपर भरोसा। फिर अपने ऊपर भरोसा को और स्पष्ट करने के लिए हमने फिर से योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह लगाया और उसको लिखा है अपनी मेहनत का सहारा, ये यहाँ तक इसको स्पष्ट किया है। तो ये जो चिन्ह है इसका इस तरह से हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर कि अगर हमें किसी शब्द के बारे में बताना है और उसको फैला के विस्तार से लिखना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे लिखते चले जाते हैं। अब ये अगला आता है हमारा विवरण चिन्ह। हालांकि विवरण चिन्ह तो चलन से एक तरह से बाहर ही है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक जैसे हमने जहाँ जहाँ निर्देशक चिन्ह लगाया, कहाँ पर, जैसे नोट, विशेष, उदाहरण या नदियों से हमें निम्नलिखित लाभ हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। जहाँ जितनी उन सिचुएशन में लगाया उतनी ही सिचुएशन में हमारा ये लगता है विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह कैसे होता है, इसमें 2 बिंदी और इस तरह से ये निर्देशक, ये उपविराम और निर्देशक चिन्ह से मिलकर बना हुआ चिन्ह है। तो बस ये इसी तरह से लगता है। आपने देखा होगा हम लिखते हैं ना कि जैसे हमें नदियों से निम्नलिखित लाभ हैं, तो हम उसके बाद है लगाकर पूर्ण विराम न लगाकर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। तो लिख लो उदाहरण में वहीं पे, यानी किसी भी पद की व्याख्या करने के लिए, किसी चीज के बारे में व्याख्या करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लिखो नदियों से हमें निम्नलिखित लाभ हैं और उसके बाद है लगाकर आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है, इसको रेखांकित कर देना है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करके वो आपको इस तरह से खुलता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो आपको लाइव बैच पे जाना है, आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अलग अलग कोर्स यहाँ पे मिलेंगे जो नए चल रहे हैं। जैसे जिस बैच में एडमिशन क्लोज हो गया है वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा, जिस बैच में एडमिशन ओपन लिखा है उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि मैम हमें लाइव बैच नहीं, हमें सारी क्लास एक साथ मिल जाएं, हम एक साथ पढ़ सके, ताकि आप अपने बैच को 1 महीने में, चाहे 15 दिन में, चाहे 2 महीने में, जैसे मर्जी चाहे वैसे आप अपने बैच को फिनिश करना चाहते हैं और आप सारी कक्षाएं एक साथ अपने लिए चाहते हैं, तो आपको सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का फेस दिखेगा। यहाँ पे सभी परीक्षाओं को टारगेट करके आपका बैच दिया हुआ है और अगर आपको सारे परीक्षाओं के लिए किसी एक बैच को लेना है, यानी कंप्लीट बैच भी आपको पहले ही चाहिए, तो वो बैच भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे बैच आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इस तरह से अपने बैच को यहाँ पर ले सकते हैं। तो सामान्य हिंदी की तैयारी
अब आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पर।